अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साल 1947 जुलाई में अमेरिका के अंदर यूएफओस का और फ्लाइंग सॉसर्स का बहुत ज्यादा क्रेज था। उस वक्त के लोगों का ये कहना था कि उन्होंने हवा के अंदर जो है फ्लाइंग सॉसर्स को उड़ते हुए देखा है, जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। इस कहानी का आगाज जो है सबसे पहले एक केनेथ आर्नल्ड जो कि प्राइवेट पायलट हैं यूएसए के, जून 1947 में उन्होंने हवा में जो है फ्लाइंग सॉसर्स को देखा, जिसके बारे में उनका कहना था एक छोटी सी चमकती हुई चीज जो कि बहुत ही तेजी के साथ हवा में जो है वो उड़ रही है, जिसकी स्पीड 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। Reports that strange flying discs have been whizzing at 1200 miles an hour over the western United States. उसके कुछ दिन के बाद 7 जुलाई 1947 को एक मैकब्रेजल नाम के शख्स जो कि मेक्सिको के अंदर, उसको अपने खेत के अंदर एक मलबा मिला जो कि एक रबर, लकड़ी और एक जो है वो प्लास्टिक के जो है मेटल्स के ऊपर जो है एक किस्म का मलबा था जो उसको मिला, और वो लेकर रोजवेल शेरिफ के पास ले आया। और वहाँ पे एक कर्नल थे, कर्नल विलियम ब्लैककोट। उन्होंने उस मलबे को पकड़ा, उसकी पिक्चर ली और मीडिया के ऊपर जारी कर दी कि यूएफओस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और ये उनका मलबा हमें मिल चुका। 24 घंटे तक मीडिया के ऊपर जो है ये खबर चलती रही, लेकिन उसके बाद सीआईए ने खुद स्टेटमेंट दे के इस बात से यू टर्न ले लिया कि ये कोई यूएफओस नहीं है, ये एक सिंपल वेदर बैलून है जिसका मलबा आपको नजर आ रहा है। तो जिसके बाद लोगों के अंदर जो है वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम हो गया और उन्होंने इस बारे में बात करना छोड़ दिया। लेकिन उसके साथ वक्त गुजरने के बाद 1970s के अंदर जो है दोबारा जो मेक्सिको के डेजर्ट हैं उसके ऊपर जो है वो यूएफओस को दोबारा उड़ते हुए देखा गया, और उसके बारे में ये भी कहा गया कि बिजली कड़कने की वजह से एक यूएफओ जो है वो गिर गया है, जहाँ से कुछ एलियन की मौत हो गई है और कुछ एलियन पकड़ के जो है वो अमेरिका ने कैद कर लिए हैं और उसके ऊपर रिसर्च करके उसकी रिवर्स टेक्नोलॉजी करने के लिए एक एरिया के अंदर रखा हुआ है। और उसी वक्त के अंदर 1980s के अंदर जो मेजर मार्शल हैं, सीआईए के मेजर थे, उन्होंने अपनी किताब रोजवेल शेरिफ के अंदर इस चीज़ को मेंशन किया कि जो 1947 में मलबा मिला था वो इस ज़मीन का था ही नहीं, वो ऐसे लग रहा था कि वो किसी और दुनिया का है। तो इस तरीके के साथ इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के साथ इस खबर को और ज़्यादा बढ़ावा मिला कि हाँ ये कुछ ना कुछ है। तो 1970s के अंदर मैं आपको बता रहा था कि एक यूएफओ जो है वो बिजली कड़कने की वजह से गिर गया है। अब उस एलियन को कहाँ रखा गया है? उस एरिया का नाम है एरिया 51। Area 51. Area 51. The story of Area 51. It exploded around the world. They were to investigate the crash of an unidentified flying object. This is real. This is a really big story. His life was in danger. That Area 51 is real. जी तो दोस्तों, ये वीडियो है एरिया 51 के हवाले से, जो कि अमेरिका की स्टेट है नेवाडा, एक डेजर्ट स्टेट है जो कि एक बिल्कुल डेजर्ट के एरिया के अंदर है। सिर्फ एक रोड वहाँ तक जाता है 250 किलोमीटर। वहाँ पे आप चलते हैं और उस रोड के ऊपर आपको बिल्कुल किसी किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, इवन वहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी नहीं है। उसके बाद जाके ये एक 12,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ एरिया है जो कि मिलिट्री फैसिलिटी है यूएसए की, जहाँ पे जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जहाँ पे ट्रेसपासिंग करना, जाके घूमना फिरना और वहाँ पे जाके जो है कुछ भी करना वो अलाउड नहीं है। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको वार्निंग के, डोंट क्रॉस के और प्रोहिबिटेड एरिया के जो है वो साइन बोर्ड्स नज़र आएंगे। इसके अलावा आपको वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये जो एरिया 51 है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बनाई गई और बहुत चीज़ें जो है इसके बारे में जो है ना वो मनगढ़ंत कहानियाँ भी लगाई गई, जिसमें से कुछ का जो है मैं जिक्र आपके साथ करूँगा। सबसे पहले मैं एक आपको चीज़ बताता चलूँ कि जो रोगन जो है बहुत फेमस ब्रॉडकास्टर हैं। अगर आप यूएफसी फाइट्स देखते हैं तो उसके अंदर भी आपको ये कवरेज करते हुए नज़र आते हैं। तो इन्होंने रोब लज़ार का जो है इन्होंने इंटरव्यू किया, जिसके अंदर एक कोई ये इंसान जो है ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है जो कि एक वेल रिप्यूटेड पर्सनैलिटीज़ की तरफ से एक मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने वाला बंदा जो है वो बताया गया है। 2019 में इसने क्लेम किया कि 1989 में यूएसए की तरफ से मुझे प्रोजेक्ट साइन किया गया था कि सेक्टर 4 एरिया 51 के अंदर जो है वो एलियंस के ऊपर रिसर्च करनी है। तो लेकिन ये ऑफिशियली बिल्कुल भी अनाउंस नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर बाद में चल के बात करते हैं। साथ में मैं एक और आपको बात बताता चलूँ, इस इंटरव्यू के थोड़ी देर बाद एक मैटी रॉबर्ट्स नाम का एक नौजवान था, उसने फेसबुक के ऊपर एक फ़नी सा इवेंट क्रिएट कर दिया कि हम जो है 20 सितंबर सुबह 3 बजे सब मिलके एरिया 51 के ऊपर जाके दावा बोल देंगे और वहाँ पे अंदर जाके देखेंगे कि असल में यहाँ पे है क्या।
कौन से एलियंस और कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर इतनी कहानियां बनी हुई हैं और ये आगे मौजूद है। तो लोगों ने जो है इसको, ये बड़ी फनी किस्म की स्टोरी थी। इसके अंदर मैटी रॉबर्ट्स ने एक चीज ये भी मेंशन की कि अब उसको तो ये पता था कि ये मिलिट्री फैसिलिटी है, तो उसने कहा कि अगर आर्मी वाले हम पे गोली चलाएंगे तो हम नारुतो की तरह जो है भाग के अपने आप को सेव करेंगे। नारुतो अगर आपको नहीं पता तो ये जैपनीज सीरीज है जिसका जो मेन कैरेक्टर है वो थोड़ा सा झुक के, आप वीडियो में देख सकते हैं, वो थोड़ा सा झुक के भागता है जिससे आप किसी की फायरिंग से बच सकते हैं। तो लेकिन लोगों ने इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों के अंदर 2 मिलियन लोगों ने जो है ना अपनी प्रेजेंस जो है वो कंफर्म कर दी। जब इतना ज़्यादा ये इवेंट फेमस हो गया और ये मीडिया के ऊपर भी आ गया, तो मैटी रॉबर्ट्स ने उसी वक्त आके एक छोटा सा इंटरव्यू दे दिया और उसके अंदर उसने वाज़े तौर पर स्टेटमेंट दे दी कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा फनी इवेंट क्रिएट किया गया था। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं एरिया 51 में जाऊं और अंदर जाके देखूंगा वहाँ पे है क्या, और अगर कोई जाता है तो अपनी जिम्मेदारी पर जाएगा। मैंने हाथ खड़े कर दिए। वो अपने हाथ खड़े करके साइड पे हो गया। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और ये मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ जो है इस एरिया में बताई गई। अब असल में ये एरिया है क्या, इसको जानने के लिए हमें वापस हिस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा कि जब से जो है ये काम स्टार्ट हुआ था। कोल्ड वार के अंदर सोवियत यूनियन और यूएस की आपस में रिवाइवलरी चल रही थी, जिसके अंदर सोवियत यूनियन ने अपना सबसे पहले जो है 1949 के अंदर एक न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट किया था। और यूएसए मिलिट्री के अंदर एक बहुत क्यूरियोसिटी थी कि इसके अंदर जाके देखा जाए, इनकी जासूसी की जाए कि ये है क्या, ये बना क्या रहे हैं असल में। उस वक्त के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे डिवाइड एइजनहावर, उन्होंने जो है 1954 के अंदर 2 CIA ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई कि एक ऐसी सीक्रेट वाली जगह ढूंढो कि जहाँ पे जो है हम अपनी मिलिट्री फैसिलिटी बनाएं और वहाँ पे हम अपने स्पाई प्लेन्स को जो है उनका एक्सपेरिमेंट कर सके। तो उसके ऊपर जो है एनी जैकबसन ने अपनी बुक के अंदर भी जो है इस चीज़ को मेंशन किया कि हमने वो जगह जो है ढूंढनी शुरू की जो कि ऑलरेडी क्लासिफाइड था कि हमने वहाँ पे जो है ना 2 स्पाई प्लेन्स का जो है वो एक्सपेरिमेंट करना है। 1953 के अंदर डिवाइड एइजनहावर ने एक प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जिसका नाम था एक्वाटोर, और उसके ऊपर $22 मिलियन का जो है उसने अमाउंट भी दे दी कि एक ऐसा स्पाई प्लेन बनाया जाए जिसका नाम था U-2 स्पाई प्लेन, और जिसका जो है 21,000 मीटर की बुलंदी तक जो चल सके, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। 21,000 मीटर की बुलंदी पर चले और 4,800 किलोमीटर तक ये सफ़र करे बगैर रिफ्यूल के, और इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा यानी 3,000 किलोमीटर तक जो है वो इसकी स्पीड होनी चाहिए। तो इस तरह का जो है, और 320 से ज़्यादा कैमरास को भी कैरी कर सके और कोई भी हवा में जो है इसको चीज़ डिटेक्ट ना कर सके। तो इस तरह का एक प्लेन बनाया जाए जिसके साथ जो है हम जासूसी कर सके, एक स्पाई प्लेन बनाएं और हम स्पाइंग कर सके कि सोवियत यूनियन जो है बेसिकली कर क्या रही है। तो इस प्लेन के ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया गया और इस प्रोजेक्ट को जो है आखिरकार उन्होंने जहाज़ बना दिया और बहुत अच्छे से काम चल रहा था, जासूसी हो रही थी। लेकिन बिल आखिर 1 मई 1960 में सोवियत यूनियन ने उस प्लेन को डिटेक्ट किया और मिसाइल के जरिए तबाह कर दिया। जब वो उसको जहाज़ उन्हीं के एरिया के अंदर गिरा, वहाँ से पायलट को भी पकड़ा गया, सारा कुछ दिया गया, तो उन्होंने मीडिया के ऊपर एक फुल फ्लैज जो है वो न्यूज़ चलाई कि स्पाई प्लेन जो अमेरिका का जो है सोवियत यूनियन में पकड़ा गया है। तो मजबूरन अमेरिका को भी इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ ये हमारा ही प्लेन था और हम ही जो है वो जासूसी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद एक और प्रोजेक्ट साइन किया गया और यूएस मिलिट्री की तरफ से CIA को जो है एक और प्रोजेक्ट दिया गया कि अब एक ऐसा प्लेन बनाए जिसका नाम था SR-71 ब्लैकबर्ड। ये एक ऐसा प्लेन था जो कि आज तक की हिस्ट्री का सबसे भयानक और खतरनाक किस्म का प्लेन है, जिसकी स्पीड जो है, जिसकी जो ऊंचाई है, कम से कम उन्होंने बताया कि 24,000 मीटर तक इसकी जो है वो ऊंचाई होनी चाहिए ताकि नीचे से ये बिल्कुल भी नजर ना आ सके, और इसकी जो स्पीड है वो 3,400 किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये स्पेसिफिकेशंस जो कि U-2 स्पाई प्लेन ऑलरेडी बनाया था उससे थोड़ी सी ज्यादा रख के इसके अंदर बताई गई, और डिटेक्शन सिस्टम जो है वो इसका बिल्कुल 0 रखा जाए कि ये बिल्कुल भी डिटेक्ट ना हो सके किसी भी चीज से। तो ये जो है SR-71 ब्लैकबर्ड, ये हिस्ट्री का अभी तक का, आज तक की डेट का सबसे डेंजरस स्पाई प्लेन ये है। आज तक कोई भी इस तरह का प्लेन नहीं बना सका। फिर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट हुआ और 1970s के अंदर इस प्रोजेक्ट को जो है वो आखिरकार फाइनल किया गया और हवा के अंदर जो है इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। अगर आप वीडियो के स्टार्ट पे जाएं तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 1970s के अंदर ये रूमर्स दोबारा जो है वो स्टार्ट होने लग गए थे कि SR-71 जो कि हवा के अंदर जो है वो फ्लाइंग सॉसर्स देखे गए हैं। तो असल में ये SR-71 जो है ब्लैकबर्ड ये प्लेन था जो कि हवा के अंदर देखा गया था। और अगर मीडिया के जानिब से देखा जाए कि 3 जगह ऐसी थी जहाँ पे फ्लाइंग सॉसर्स को देखा गया, तो वो तीनों चीज़ें हम मैप पे देख सकते हैं। यूएसए की जो है मिलिट्री फैसिलिटी हैं
उन तीनों जगहों के ऊपर जो है ये फ्लाइंग सॉसर्स को देखा गया। तो उसी में से एक ये थी। तो अब दोस्तों थोड़ा इसको ये समझने की कोशिश करें कि जब यूएस मिलिट्री अपना इतना खतरनाक किस्म का प्लेन बनाएगी तो डेफिनेटली वो उसको कॉन्फिडेंशियल तो रखेगी और लोगों से जितना छुपाया जा सके वो छुपाएगी। तो इसलिए उस वक्त के अंदर जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और जितनी भी कहानियां होती थी CIA उसको बढ़ावा देती थी, लेकिन साथ ही साथ उसको थोड़ा सा कवर भी करती जाती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि बैलून वेदर बैलून जो था सिंपल, जो मलबा मिलने के बाद था, तो इसका इन्होंने खुद ही अगले दिन बता दिया ताकि लोगों के अंदर किसी किस्म का खौफ हरास न फैल जाए, लोग डर न जाए कि वाकई में ही UFOs एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। लेकिन उसके कुछ सालों के बाद 1980 के अंदर मेजर मार्शल ने भी अपनी बुक में लिख दिया कि वो मलबा यहाँ का था ही नहीं। तो यानी खुद ही वो इन चीजों को बता रहे थे ताकि लोगों के अंदर जो है एक सस्पेंस क्रिएट रहे और किसी को पता ना चल सके कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन एट द एंड 1994 के अंदर जो है अमेरिका के अंदर एक एक्ट है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, उसके तहत जो है लोगों ने केस फाइल कर दिया अदालत में CIA से पूछें कि इसके अंदर बताया जाए कि एरिया 51 बेसिकली है क्या। तो एट द एंड 2013 के अंदर CIA ने ये चीज लॉन्च कर दी थी कि ये एक मिलिट्री फैसिलिटी है, लेकिन इतना ओपनली उन्होंने अभी तक नहीं बताया था, जिस वजह से ये लोब रज़ार जैसे लोगों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने का मौका मिला। अब वापस आते हैं ये लोब रज़ार और वो मैटी रॉबर्ट्स के इंसिडेंट। लोब रज़ार ने जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्रिएट की थी कि मैं वहाँ पे काम करता रहा हूँ, MIT के अंदर मैंने स्टडीज भी की हैं और एरिया 51 में प्रोजेक्ट के ऊपर सेक्टर 4 में मैंने काम भी किया, जो कि ऑफिशियली अनाउंस नहीं है। अगर आप इतने बड़े लेवल पर मिलिट्री फोर्स में काम करें, ऑफिशियली अनाउंस ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से ही आराम से झूठ पकड़ा जाता है। और दूसरी तरफ मैटी रॉबर्ट्स ने जो अपना इवेंट क्रिएट किया था, उस इवेंट के ऊपर जो है वो पुलिस को उस हवाले से सिक्योरिटी का अरेंज करना था, क्योंकि उनको इस चीज का थ्रेट था कि लोग वहाँ पे जाएं और किसी किस्म का नुकसान ना हो, क्योंकि उस रोड के ऊपर जो कि 250 किलोमीटर का रोड है जो कि एरिया 51 को जाता है, उसके ऊपर बिल्कुल किसी किस्म की कोई चीज नहीं है सिवाय एक छोटे से गांव के। एक छोटा सा वहाँ पे गांव है रेचल, जिसकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 54 है, 5400 या 1000 नहीं, सिर्फ 54 लोगों की एक छोटी सी पॉपुलेशन है 2019 के मुताबिक। तो वहाँ पे सिर्फ वो है, बाकी वहाँ पे आपको कुछ भी नजर नहीं आता। तो उसके लिए जो है USA ने अपनी सिक्योरिटी का अरेंज किया। 17 सितंबर को 2019 को वहाँ पे तो 2 मिलियन लोगों ने अपनी प्रेजेंस कंफर्म की थी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 6000 ही वहाँ पे जा सके। लेकिन पुलिस की प्रेडिक्शन थी कि 30 to 40,000 लोग जो है वो आएंगे। उस हिसाब से पुलिस ने अपना सिक्योरिटी डिजाइन की और वहाँ पे चले गए, जिसका एक्सपेंस $3 लाख से भी ज्यादा आया। लेकिन लोग वहाँ पे, और ये एक ऐसा इवेंट था जहाँ पे लोगों से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स थे, तो ये लोग वहाँ पे गए, अपने टेंट तंबू लेके वहाँ पे गए और इन्होंने वहाँ पे अपना पार्टी की और पार्टी करके वापस आ गए। तो यहाँ पे किसी किस्म का कुछ भी कोई नुकसान नहीं हुआ, ना इन्होंने आगे जाने की कोशिश की, ना कुछ किया, अपनी पार्टी की और वापस आ गए। तो ये जो थी ये कॉन्स्पिरेसीज थी, ये आज तक की इसके लिए। और अगर मैं आपको वापस लेके जाऊँ लोब रज़ार के ऊपर, तो उसने एक बात का और क्लेम किया था कि एलियंस को डिटेक्ट करने के लिए 115 एक जो है ना फोर्स है जो इस पे लगा, जो इम्प्लीमेंट करके 115 ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट की जाती है। What's element 115? Element 115 is a super heavy element. It's something that we've only just recently synthesized. We only made 4 atoms of it. लेकिन उसके बाद एक रशियन एक साइंटिस्ट है, मैक मोस्कोविल करके नाम है उनका, उन्होंने इस चीज को जो है वो झूठा साबित किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स 115 इंप्लीमेंट करके नहीं की जा सकती, सिर्फ टेस्ट की जा सकती है। तो यानी जितनी उन्होंने बातें बताई और जो चीज बताई वो उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं करती। तो इससे साबित होता है कि वो एक टोटली तौर पे झूठ था। तो उसके बाद फिर जो है 2020 अप्रैल के अंदर CIA ने प्रॉपर तौर पर एक 2 मिलियन पेजेस का एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर दिए, जिसके अंदर वाजे तौर पर डेट्स के साथ, टाइम्स के साथ बताया गया था कि इस टाइम के अंदर जो है हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, इस टाइम के अंदर ये हुआ। और उन्होंने उसके अंदर 3 वीडियोस भी जारी की अप्रैल 2020 के अंदर, जिसके अंदर वाज़े दिखाया जा सकता है कि वो जहाज को जो है वो उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी CIA ने कंफर्म कर दी। जब उन्होंने कंफर्म कर दी, उस टाइम पीरियड को जो CIA ने डॉक्यूमेंट्स में लिखा है और उस टाइम पीरियड को जब UFOs हवा में देखे गए थे 1960s और 70s में, उनको मैच किया गया तो वो बिल्कुल सेम थे। उसी टाइम के अंदर लोगों ने जो है वो UFOs को हवा में देखा, जिस वक्त के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो यहाँ से पता चल गया कि वो बिल्कुल जो है वो मिलिट्री के एक्सपेरिमेंट ही थे। तो जब ये और जितनी भी आर्मी मिलिट्री की स्पाइंग चीजें हैं, जैसे ड्रोन हो गए, डिप्लॉय फ्लेयर्स हो गए, या इस तरह के स्पाई प्लेन्स हो गए, जब ये हवा में बहुत तेजी से उड़ते हैं ना, ये अजीब सी शक्ल के, तो ये UFOs ही लगते हैं। UFOs है ही इस चीज का एब्रीविएशन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि स्पीड में बहुत होते हैं। तो दोस्तों, जब इतने डेंजरस किस्म के मिलिट्री
फैसिलिटीज़ के जब एक्सपेरिमेंट किए जाए तो उस एरिया को सिक्योर रखना, लोगों से दूर रखना वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन एट द एंड इस एरिया का बता दिया गया कि इस एरिया के अंदर क्या है। और अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो थे इससे पहले जो मनगढ़ंत कहानियां बनाने वाले थे, अब उनके पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं बचा कि वो कोई कहानी बना सके, क्योंकि वो हर चीज़ सामने निकल कर आ चुकी है। तो ये था इसका मिलिट्री का जो है एरिया 51 का ये सारी स्टोरी। लेकिन अगर मैं आपको ये दो प्लेन्स की तरफ से बताऊं, U2 स्पाई प्लेन और SR-71 ब्लैक, तो इनकी जो है ये पैसेंजर प्लेन जैसे हमारे आम जहाज उड़ते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट 10 से 12,000 मीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। लेकिन ये जो U2 स्पाई प्लेन और ये थे, इनकी हाइट 18 से 22,000 मीटर तक की रिकॉर्ड की गई है। SR-71 ब्लैकबर्ड जो है ये मैक्सिमम 28,000 मीटर की ऊंचाई तक गया है। तो ये इतने खतरनाक किस्म के प्लेन्स हैं जो कि हिस्ट्री में ये अमेरिका ने बनाए हैं, जिनके जैसे अभी तक कोई और नहीं बना सका। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और मेरी ये जो प्ले लिस्ट है साइंस, इसको भी जो है फॉलो कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की आपको अपडेट मिल सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।